हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 10 फिजिक्स। मतलब समझ में आ गया होगा कि आज से न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का। ठीक है, वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मतलब तीनों पार्ट का हम लोग करने जा रहे हैं आज से स्टार्ट। ठीक है, तो जिस तरह से मैथ्स का एक न्यू सेशन चलेगा 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जिस तरह से और भी सब्जेक्ट्स के चलेंगे, उसी प्रकार से आज से साइंस का भी न्यू सेशन स्टार्ट होगा। ये कोर्स 2023 एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज देखेंगे क्लास 10 साइंस फिजिक्स में सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में, है ना। यूनिट 1 चैप्टर 1 का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। इसका क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट में क्या 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 पढ़ना है हमें, इस सब्जेक्ट के अंदर में कौन कौन चैप्टर है, कितने मार्क्स के, मतलब इसका कितना वेटेज होगा। तो पहला जो है चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि प्रकाश किसी वस्तु से पढ़कर लौट जाती है तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा यूनिट का चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब ये होगा कि इस चैप्टर में जनरली ये पढ़ना है कि प्रकाश किसी माध्यम में किसी वस्तु पे, ऐसी वस्तु पे पड़ती है जो पारदर्शी हो। पारदर्शी वस्तु पे पड़ने के बाद दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाती है तो ऑब्वियसली दिशा में परिवर्तन होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। इसमें यह भी जानना है कि लेंस के प्रकार, लेंस के बारे में जानना है, उसकी क्षमता क्या होगी, है ना। बस ओवरऑल इतने ही दिया हुआ है। सेकेंड में थर्ड में है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ मानव नेत्र, मतलब ह्यूमन आई के बारे में जानना है। ह्यूमन आई में जो नेत्र का जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसका क्या क्रिया है, कैसे कैसे किस वस्तु, मतलब कह सकते हैं कि नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन। इस अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, अब कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इंद्रधनुष का बनना, सूर्य प्रकाश का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना, सुबह और समय के समय लाल दिखना, तो ये सब घटनाएं जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थर्ड यूनिट में। ठीक है, आते हैं फोर्थ। फिजिक्स का एक अलग से ब्रांच हो गया फोर्थ में, विद्युत धारा। फिजिक्स में अलग अलग तरह के ब्रांच होते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होता है, कह सकते हैं। ये जो पोर्शन है पहला, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, ये तीनों चैप्टर जो है वो प्रकाश से संबंधित है। ये सारे के सारे आ जाएंगे ऑप्टिक्स में। मतलब एक फिजिक्स की एक अलग अलग ब्रांच है जो वो ऑप्टिक्स में आएगा, कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स में, है ना, किरणों के बारे में आएगा। ये है विद्युत धारा। फिफ्थ होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, मतलब है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर होता है। तो ये सब फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आएगा, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में आ जाएगा, ये सारे ब्रांच, है ना। तो ओवरऑल क्लास 10 फिजिक्स का इतना ही है बस, है ना। काफ़ी वेटेज है, जनरली फर्स्ट सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ से भी आते हैं, फोर्थ से भी आते हैं। ठीक है, तो सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। अभी कोर्स की लंबी जर्नी चलेगी तो इसलिए रोज़ एक वीडियो चाहिए फिजिक्स का। हाँ, ये वीक में अगर 7 दिन है तो 7 दिन में हम 6 दिन क्लास लेंगे साइंस का। तो उस साइंस में जो 2 दिन होगा, मतलब कह सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे, है ना, ये 2 दिन फिजिक्स चलेगा। वेडनेसडे और थर्सडे को हम लेंगे केमिस्ट्री, और फ्राइडे और सैटरडे को लेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो यूनिट 1 में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। यहां लौटने का अर्थ क्या हुआ? परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, किसी वस्तु पे पड़कर लौट जाना। किसका लौटना? प्रकाश का लौटना। अब प्रकाश किस वस्तु पे पड़ेगी तो लौट जाएगी? तो वो वस्तु ऐसी होगी कि जो एक पार से दूसरे पार नहीं जा सके, कह सकते हैं अपारदर्शी वस्तु, जिससे होकर ना तो प्रकाश ना तो ध्वनि आर पार ना हो पाए, वो अपारदर्शी वस्तु हुआ। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ती है तो वो क्या होती है? लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो वो कहते हैं परावर्तन। चूंकि प्रकाश किसी वस्तु पे अपारदर्शी वस्तु पे पड़ेगा तो लौट जाएगा, तो वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जैसे देखो, एक अपारदर्शी वस्तु लिया गया, ठीक है, यह है अपारदर्शी वस्तु। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वस्तु है कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाए, बल्कि प्रकाश यदि आपतित होती है तो दोबारा उसी माध्यम में लौट जाती है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए एक निश्चित नियम होता है, वो नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आने वाले टॉपिक में, है ना। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो लौटने वाली किरण है वो है, उसका नाम क्या है? प्रकाश। वो होता है लाइट। ठीक है, जानेंगे कि प्रकाश लाइट क्या होती है। कह सकते हैं कि प्रकाश जहां से आ रही है वो होता है प्रकाश का स्रोत, है ना। तो प्रकाश जिस जगह से आती है, जहां से उत्पन्न होती है, वो होता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत के बारे में पहले जानते हैं कि प्रकाश स्रोत होता है क्या है। कौन कौन होगा प्रकाश स्रोत? सूर्य होगा, तारे होगा, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, वो होगा प्रकाश स्रोत। सूर्य हो गया, तारे हो गया, और बताओ क्या क्या हो सकता है? हाँ, कह सकते हैं जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, इस प्रकार और भी वस्तु है जिसको हम अपने, जलती हुई बल्ब हो सकता है। जब तक करंट पास करेंगे बल्ब के अंदर, उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सारे प्रकाश के स्रोत होते हैं। हाँ, चंद्रमा की बात करेंगे तो चांद जो होता है वो उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चांद क्या होगा? प्रकाश स्रोत में नहीं गिना जाएगा। तो प्रकाश स्रोत दो तरह का होगा, एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, जिसको प्रकृति नेचर ने बनाया, मतलब सूर्य तारे की बात करेंगे, वो प्राकृतिक में आएगा। जलती हुई बल्ब, जलती हुई लालटेन, वो सब किस में आ जाएगा? मानव निर्मित में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होती है? आती कहाँ से? अपने स्रोत से आती है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एक भौतिक कारक होगा। प्रकाश एक भौतिक कारक है। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश के बिना किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। यदि किसी वस्तु पे जब तक प्रकाश पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो वस्तु को हम सही सही साफ साफ नहीं देख सकते हैं। जैसे बता सकते हो, कोई एक वस्तु ले लो, ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है अंधेरे कमरे के अंदर में। इस वस्तु को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक इस पर प्रकाश ना पड़े। आने वाली प्रकाश की किरणें पड़कर ये परावर्तित हो जाती है हमारी आंखों पर, ठीक है, हमारी आंखों पर परावर्तित होती है। तब हमें लगता है कि हाँ, प्रकाश इस पर पड़ के वापस जब लौट कर आई है, तब इस वस्तु को देखने में पूरा सुविधा होती है, कहते हैं कि साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। और एक और बात है कि प्रकाश में वैद्युत चुंबकीय गुण होता है। वैद्युत चुंबकीय गुण, वैद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है प्रकाश में। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं। किसमें? प्रकाश में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इसमें विद्युत का और चुंबक दोनों का गुण होगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा, सॉरी, तो गुण नहीं होता है, तरंग होता है ना। अब प्रकाश किस
मतलब किस दिशा में कैसे गमन करेगा, गमन की बात करते हैं, है ना। तो प्रकाश के गमन की बात करेंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, है ना, एकदम स्ट्रेट गमन करेगा। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया कि प्रकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, ये प्रकाश गमन तो कर रही है सीधी रेखा में, लेकिन एक तरंग बनाकर निकल रही है। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन, मान लो नीचे वाला पोर्शन जो तरंग दिख रहा है ये वाला, ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये है वैद्युत तरंग, तो नीचे वाला पोर्शन जो है दूसरा वाला तरंग में बना हुआ, इसको हम ब्लू से मार्क कर देते हैं। ये ब्लू वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा चुंबकीय तरंग, ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत तरंग, ये होगा चुंबकीय तरंग। अब दोनों तरंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। मतलब है कि एक वेव, ऐसे समझ लो, एक वेव ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, दूसरी वेव्स जो बन रही, तरंग बन रही है वो ऐसे बन रही है। मतलब एक वेव ऐसे तो दूसरी वेव ऐसे, तो दोनों वेव एक दूसरे पे क्या होगा, लंबवत होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में वैद्युत चुंबकीय तरंग बनाकर गमन करती है। तो ये सब मतलब ओवरऑल जानकारी थी प्रकाश के बारे में, इससे अच्छा आप लोग जानते हुए होंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश के बारे में तो समझ में आ ही गया कि होता क्या है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किरण, रे। किरण क्या होता है, रे किरण किसे कहते हैं, ठीक है। रे क्या होता है, प्रकाश जो आ रही है किसी स्रोत से, तो ऑब्वियसली उसके अंदर में किरणों का समूह होता है। वो एक किरणें नहीं होती, एक किरण दो किरण नहीं होती, बल्कि किरणों का एक बंडल होता है, समूह में किरणें आती है ना। जैसे देखो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश अगर वो आएगी तो वो किरणों का समूह आता है, वो अकेले एक किरण नहीं आता बल्कि किरणों का समूह आता है। इसलिए बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े भागों में इस किरणों को की वजह से हम देख सकते हैं। किरणों का समूह मिलकर आ रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि किरण क्या होता है। तो प्रकाश का जो गमन पथ है, प्रकाश का जो रास्ता है, चलने का रास्ता, उसी का नाम क्या होता है, किरण, ठीक है। इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको इस प्रकार एक्सप्लेन कर लो कि प्रकाश के गमन पथ को, है ना, क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। अब किरण एक नहीं आती बल्कि समूह में आती है, तो समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, है ना। बीम ऑफ लाइट क्या होगा, बीम ऑफ लाइट। इसको कैसे करेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखो ये किरणें एक है, दूसरी किरणें, तीसरी किरणें, चौथी किरणें, पांचवी किरणें, ये सारे के सारे समूह में आते हैं तो क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। अब इस तरह से तीन संभव एक घटनाएं हो सकती है। किरण पुंज आने का एक तीन वे हो सकता है, तीन रास्ता हो सकता है। चलो वो देखते हैं कि वो कैसा कैसा होगा, ठीक है। एक तो किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैल रही है, किसी भी स्रोत से, चाहे वो बल्ब हो, सूरज हो, तारा हो। अब कह सकते हैं कि देखो सूर्य से निकलने वाली, सूर्य के आसपास के जो चारों तरफ से जो प्रकाश निकल रही है, तो एक तरह का वो फैल रही है निकलकर। वो अलग बात है कि कुछ दूरी पे जाकर बहुत सारी किरणें समांतर हो रही है, कुछ समय के लिए वो समांतर होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश की जो किरणें होगी वो बहुत जगह से आकर एक बिंदु पर मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें एक स्रोत से, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसको बोलेंगे अपसारी,
किरण पुंज है, इस किरणों का समूह क्या होगा, किरण पुंज। ठीक है, ये होगा अपसारी किरण पुंज। बहुत सारी बिंदु से आकर एक बिंदु पर मिल रही है, बहुत सारे स्रोत से आकर किरणें एक पॉइंट पर आकर मीटअप कर रही, मिल रही है, तो उसको कह सकते हैं अभिसारी। है ना, ये क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, यदि प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज। बहुत सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है मिलना। बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो समांतर किरण पुंज। इस तरह से हम किरण पुंज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे कि अपसारी में कौन होगा, अभिसारी में कौन होगा, समांतर में कौन होगा। देखो, ऐसा होता है कि किसी भी स्रोत से प्रकाश का जितना भी स्रोत, चाहे वो लालटेन हो, बल्ब हो, जलता हुआ लालटेन, जलती हुई बल्ब हो, चाहे वो सूर्य है, प्रकाश, ये कह सकते हैं तारे हो, तो इस स्रोत से उस टाइम पे जो प्रकाश निकलती है वो उस टाइम पे क्या होती है, फैलती है। ठीक है, वो क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। उस टाइम पे क्या होगा, अपसारी। सपोज यहाँ पे एक बल्ब जलाओ, ठीक है, होल्डर में किसी सर्किट में लगा हुआ बल्ब, इससे निकलने वाली प्रकाश जो होगी, इस टाइम पे जब प्रकाश निकलेगी तो वो क्या होगी, फैलेगी। तो इस टाइम पे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश फैल रही है, तो वो अपसारी किरण पुंज होगा। एग्जाम्पल अगर देना है तो कैसे दे सकते हो, अभिसारी किरण पुंज। अब देखो, होता क्या है कि एक हैंड लेंस का नाम सुने होंगे। हैंड लेंस में जनरली उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, वो कैसे होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है हैंड लेंस के अंदर में। समांतर किरणें आ रही है, ये हैंड लेंस जिसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये क्या करेगा कि सारी किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देगा। तो अपवर्तन के बाद, मतलब दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो किरणें मिल रही है, वो किस प्रकार का किरण पुंज बन रहा है, अभिसारी। हैंड लेंस के ऊपर जो किरणें एक दूसरे के मतलब बराबर में आ रही है, वो क्या होगा, समांतर किरण पुंज होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सिंपल है कि जब प्रकाश एक ऐसे वस्तु पर पड़ती है जो पढ़कर लौट जाती है। वैसे ऐसी वस्तु होती है कि प्रकाश पड़ी अगले माध्यम में चली गई, कुछ वस्तु ऐसे भी होगी प्रकाश पड़ी और लौट गई। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़कर लौट जाएगी, जनरली जिस वस्तु पे पड़ रही है वो क्या है, अपारदर्शी वस्तु। क्या है ये, अपारदर्शी वस्तु। आने वाली किरणें पड़कर लौट जा रही है, तो वो क्या होगा, इस घटना का नाम, प्रक्रिया का नाम क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। जनरली देखो, इसी साइड में एक ही माध्यम में आ रही है प्रकाश, उसी माध्यम में वापस चली गई। कहने का मतलब है कि ये प्रकाश अंदर वाले भाग जो वस्तु है, अगर सपोज ये वस्तु है अपारदर्शी वस्तु, इसके अंदर अगर वह प्रकाश चली गई तो फिर वो दूसरा माध्यम हो जाता, होता है ना, दूसरा माध्यम हो जाता। बल्कि ऐसा नहीं होता है, प्रकाश आई और लौट गई, उस दूसरे माध्यम में नहीं गई। सपोज ये बोर्ड है, प्रकाश आई लौट गई, अगर प्रकाश अंदर चली गई तो दूसरा माध्यम हो जाता। मतलब ये होगा कि प्रकाश का आना और लौटना वो एक ही माध्यम होगा, दूसरे माध्यम में नहीं हुआ। कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़कर लौट जाती है, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को, मतलब प्रकाश के लौटने को, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
क्या कहेंगे, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम में ये हो गया। और प्रकाश का परावर्तन केवल एक ही माध्यम में होता है। प्रकाश का परावर्तन केवल एक ही माध्यम में होगा, एक ही मीडियम में होगा। आने वाली किरणें का नाम क्या होगा यहां पर, आपतित किरण। ठीक है, किरण लौट गई पढ़कर, ये होगा परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब इसमें देख सकते हो कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो दो प्रकार से होगा। एक ऐसी सतह जो प्लेन हो, प्लेन सतह, प्लेन सरफेस कह सकते हैं, समतल सतह। और एक ऐसी सतह जो खुरदरी हो, मतलब कह सकते हैं कि प्लेन नहीं हो, एक इस प्रकार की सतह हो सकती है। ठीक है, ये होगा खुरदरी सतह। प्रकाश समांतर किरणें, सपोज समांतर किरणें को हमने आपतित किया है ना, इसमें भी समांतर किरणें को हमने आपतित किया। ठीक है, अब देखो अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ समतल सतह या खुरदरी सतह दोनों अपारदर्शी वस्तु है। परावर्तन होगा, यहाँ भी परावर्तन होगा, यहाँ भी परावर्तन होगा, यहाँ परावर्तन होगा, यहाँ परावर्तन होगा, यहाँ परावर्तन होगा। अब दोनों में डिफरेंस समझो, अंतर समझो क्या है कि आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के बाद भी क्या एक समांतर गई, समांतर किरणें आई, समांतर चली गई। ऐसा किसमें होगा, समतल सतह में। समांतर किरणें आपतित हुई लेकिन असमांतर लौट गई, परावर्तित हो गई, असमांतर। इसका कारण है कि वो खुरदरी सतह है, जहाँ तहाँ पर इस पॉइंट पे परा आपतित हुआ, इस पॉइंट पे आपतित हुआ, इस पॉइंट पे आपतित हुआ, यहाँ से इस इतने कोण बना के लौट गई, यहाँ से कम ही कोण बना के लौट गई, यहाँ पर ज़्यादा कोण बना के लौट गई। तो ऐसा खुरदरी सतह में होता है। यदि समतल सतह से परावर्तन होगा उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। इस परावर्तन का नाम क्या होगा, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, खुरदरी सतह से यदि परावर्तन होता है प्रकाश की किरणें तो वो होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन। ये क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, देखो हमने एक अपारदर्शी वस्तु बनाया, एक अपारदर्शी वस्तु है। आने वाली किरणें आपतित किरणें, लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें। ठीक है, इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। लौटने वाली किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर, मतलब कह सकते हैं अपारदर्शी वस्तु के वैसे बहुत सारे बिंदु है, लेकिन जिस बिंदु पर ये लौट गया है, जिस बिंदु से ये परावर्तित हो गया है, उस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। ठीक है, और सतह पर, सतह के आपतन बिंदु पर जो अगर हम लंब खींचते हैं, नॉर्मल खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ खींचा गया नॉर्मल जो है वो क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर कह सकते हैं अपारदर्शी या किसी वस्तु के जिस बिंदु पर किरणें लौटती है, जिस बिंदु से लौटती है वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और सतह के बीच
डाला गया लंब क्या होगा, अभिलंब। जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह से हमें समझ में आएगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, और प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है लौट जाती है तो एक निश्चित नियम को पालन करती है। वो निश्चित फिक्स नियम है, उसमें जनरली 2 नियम होता है। एक तो प्रकाश जितना कोण बनाकर आएगा अभिलंब के साथ उतना ही कोण बना के लौट जाएगा, ये परावर्तन का नियम होता है ना। प्रकाश अभिलंब के साथ यदि 45 डिग्री का कोण बनाकर आया है तो लौटेगा भी तो कितना, 45 डिग्री का कोण बनाकर। आपतित किरण अभिलंब के साथ यदि 45 डिग्री का कोण बनाया तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी कितना बनाएगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि 60 डिग्री का बनाता है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का बनाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, R। I का मतलब यहाँ हो गया आपतन कोण, क्या हो गया, आपतन कोण। R फॉर रिफ्लेक्शन, ये होगा परावर्तन कोण, है ना। तो उम्मीद है कि सारा टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जितना भी इसमें पद है, जैसे आपतित किरण, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, सतह के जिस बिंदु पर पड़ते हैं वो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होगा, अभिलंब होगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये सारी बात समझ में आ गई होगी और इसी आधार पे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू।